हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष फ्रॉम 4D एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी बैंकिंग कॉन्सेप्ट की, दैट वाज मॉनेटरी पॉलिसी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्लियर किया था, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी बताया था मैंने। और फिर शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन द एंड हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिया था कि रिजर्व रेशियो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर यहाँ पे हमने सीआरआर और एसएलआर की बात की थी। क्लियर है? आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे पॉलिसी रेट्स और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो जो सबसे हम लोगों ने दो टूल्स कौन कौन से पढ़ लिए, सीआरआर और एसएलआर। इसे क्या कहा जाता है, रिजर्व रेशियो। चलिए, उसके बाद हम जो बात करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, वो हम बात करेंगे बैंक रेट की। हम समझेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये तीनों भी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रेट से। तो देखिए हेडिंग यहाँ पे क्या लिखी है, लैंडिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमर्शियल बैंक। यानी कितने तरीके से जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है भारत की, वो कितने तरीके से सभी वाणिज्य बैंक को, सभी कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे सकती है। तो जो सबसे पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे बैंक रेट क्या होता है। अब देखिए लेमैन्स डेफिनेशन क्या कहती है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक यानी भारत के परिवेश में आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। तो दो चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब हम बात करेंगे कि बैंक रेट में पैसा किस लिए कितने समय काल के लिए दिया जाता है, तो याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जाता है। उसका जो ईयर है वो डिसाइडेड नहीं है। क्लियर है? ईयर स्पेसिफाइड नहीं है, बस क्या लिखा गया, लॉन्ग टर्म। ये एज पर आरबीआई मैं आपको बता रहा हूं। और विदाउट एनी कोलेट्रल, यानी जब आप किसी से पैसे, यदि मान लीजिए आप किसी को पैसे देते हैं तो आप बदले में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेंगे। बट याद रखिएगा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट के अंतर्गत, तो वो कोई कोलेट्रल डिपॉजिट नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म पैसा और विदाउट एनी कोलेट्रल। अब आप एक चीज सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो बैंक ही है ना। यदि वह कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रही है और बदले में कुछ सिक्योरिटी जमा नहीं करवा रही है, तो ये तो लॉस में चली जाएगी। कमर्शियल बैंक किस में चली जाए, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस में चली जाएगी, लॉस में। इसीलिए मैंने कहा कि लेमैन्स डेफिनेशन है। यदि मैं आरबीआई की डेफिनेशन की बात करूं तो आरबीआई की डेफिनेशन ये कहती है, इट इज द रेट एट विच Reserve Bank is ready to buy rediscounted bills of exchange or any other commercial papers from commercial banks। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या खरीदती है, उनसे डिस्काउंटेड बिल खरीदती है। किससे? कमर्शियल बैंक से, और उसके बदले में पैसे देती है। अब ये डिस्काउंटेड बिल क्या होता है, इसका मतलब हम समझेंगे भी थोड़ी देर से। पहले आप ये फैक्ट याद रखिएगा, द बैंक रेट इज पब्लिश्ड अंडर सेक्शन याद रखिएगा 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो कुछ सेक्शंस मैं आपको बताते जा रहा हूं, सीआरआर में भी बताया था मैंने, एसएलआर में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 यह बैंक रेट का प्रोविजन है, यहां पे मेंशन किया गया है। अब चलिए हम समझते हैं कि डिस्काउंटेड बिल्स क्या होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि जब आरबीआई पैसे देती है बैंक रेट में तो कोलेट्रल नहीं लेती, क्या कारण है इसका। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्काउंटेड बिल्स का या रीडिस्काउंटेड बिल्स का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, मैंने किसी से 100 रुपए का सामान, मैंने किसी को 100 रुपए का सामान बेचा। अब सामने वाले को मुझे 100 रुपए देने थे पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसने बोला आप एक काम करो, आप बिल बना दो, इसमें आप साइन लगा लो, मेरा और अपना दोनों का साइन लगा लो, और एक साल के बाद मैं आपको 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज के सहित 120 रुपए वापस कर दूंगा। ये अक्सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है कि तुरंत बिल क्लियरेंस नहीं होता, तो हम एक प्रॉमिसरी नोट साइन करते हैं कि भाई आज से 6 महीने बाद, आज से साल भर के बाद आप मुझे ब्याज के सहित इतना पैसा वापस करेंगे। ये प्रॉमिसरी नोट, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सिग्नेटरी बिल मैंने साइन कर दिया। क्लियर है? अब मुझे कितने रुपए मिलने वाले थे, 120, परंतु यह 120 रुपए मुझे 12 महीने के बाद मिलते। अब सपोज मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे पैसों की इमीडिएट जरूरत है, तो मैं 12 महीने तक वेट तो करूंगा नहीं।
क्लियर है, कोई लड़की 12 महीने तक रुकने वाली है नहीं। तो मुझे ये 120 रुपए अब तुरंत चाहिए, तो मैं जाऊंगा अपने कमर्शियल बैंक के पास। सपोज मेरा बैंक SBI में है, मैं SBI के पास गया, मैंने कहा कि आप एक काम करिए, 120 रुपए का बिल है, आप मुझे पैसे दे दो और ये बिल का पैसा आप वसूल कर लो। तो कमर्शियल बैंक यहां पे अपना मुनाफा जरूर सोचेगा, तो वह क्या करेगा, वह इसे डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगा, यानी वह मुझे केवल हो सकता है 110 रुपए दे। कितना रुपए देगा मुझे, केवल 110 रुपए, और ये बिल का ओनरशिप किसके पास आ गया, कमर्शियल बैंक के पास। यानी कमर्शियल बैंक ने इसे डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा। किस रेट पे खरीदा, डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा, इसलिए क्या बोला गया इसे, डिस्काउंटेड बिल। यानी कमर्शियल बैंक को मिलेंगे 120 रुपए, लेकिन उसकी वसूल करने की जिम्मेदारी अब कमर्शियल बैंक की, उसके ऊपर रिस्क आ गया, इसीलिए उसने अपना इंटरेस्ट चार्ज किया 10 रुपए। उसने कहा कि मैं 120 रुपए का बिल है, परंतु मैं आपको कितना दूंगा, 110 रुपए। अब यहां पे मैं चला गया, अब ये जो वसूल करने का कार्यक्रम है कमर्शियल बैंक करेगी। अब सपोज कमर्शियल बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, सपोज आर्थिक मंदी आती है, कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं जमा हो पाते, तो कमर्शियल बैंक्स को भी पैसों की जरूरत है। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी, पैसे जाएगी किससे मांगने, सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे फिर से डिस्काउंटेड रेट पे खरीदेगा, तो दोबारा डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा, इसलिए इसे क्या कहा गया, रीडिस्काउंटेड बिल्स। तो हो सकता है कि आरबीआई कहे कि ठीक है आप 105 रुपए ले लीजिए, परंतु आरबीआई कितना वसूल करेगी, 120 वसूल किससे करेगी, 120 रुपए का बिल है, 110 रुपए का बिल है, और कितने में मिल गया उसे, 105 रुपए में। तो आरबीआई ने देखिए 110 रुपए का कितने में ले लिया, 120 रुपए का जो बिल था कितने में ले लिया, 105 रुपए में। यानी आरबीआई ने इसे फिर से रिडिस्काउंटेड रेट पे खरीदा। क्लियर है। तो जब आरबीआई बैंक रेट में पैसे देती है कमर्शियल बैंक को, तो वह डिस्काउंटेड बिल को और सस्ते में खरीदती है। अब वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और वो बिल की ओनरशिप किसके पास आ गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उसने 120 रुपए का बिल मात्र 105 रुपए में खरीद लिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे दो बार डिस्काउंटेड बिल पे खरीदेगी। पहले बार कमर्शियल बैंक ने खरीदा और उस पे फिर से डिस्काउंटेड रेट पे खरीदा आरबीआई ने, इसलिए क्या कहा गया इसे, रीडिस्काउंटेड बिल्स। क्लियर है, ये समझ आया आपको इसका मतलब, क्लियर है। अब बिल्स के अलावा ऐसे बहुत सारे कमर्शियल पेपर्स भी होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदती है। तो देखिए बैंक रेट के अंतर्गत एक्चुअली में क्या होता है, अंडर बैंक रेट आरबीआई परचेजेस दिस काइंड ऑफ रीडिस्काउंटेड बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो इन्होंने कोलैटरल तो नहीं लिया, परंतु यहां पे क्या ले लिया, बिल्स खरीद लिए उनसे, या फिर उनसे कमर्शियल पेपर्स खरीद लिए, या फिर उनसे प्रॉमिसरी नोट्स खरीद लिए। किससे, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक से, और बदले में क्या दिया, उन्हें पैसे दे दिए। तो ये मतलब होता है बैंक रेट का। तो इसीलिए आरबीआई लॉस में नहीं जाती, आरबीआई ने ऑलरेडी यहां पे बिल्स खरीद लिया है। अब आप सोचिए, आपने बिल्स भी खरीद लिया और फिर आप कोलेटरल भी डिमांड करते तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलेटरल डिमांड नहीं करती, क्योंकि उसने ऑलरेडी कमर्शियल पेपर्स खरीद लिए हैं। किससे, कमर्शियल बैंक से, या फिर डिस्काउंटेड बिल्स, जिसे रीडिस्काउंटेड बिल कहा जाएगा। आई थिंक ये आपको सभी को क्लियर हो गया। चलिए, तो यह था रिजर्व बैंक ऑफ बैंक रेट। तो बैंक रेट में हमने क्या सीखा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है कमर्शियल बैंक। मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, बिना किसी कोलेटरल के। क्यों बिना किसी कोलेटरल के, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने क्या खरीद लिया है, कमर्शियल बिल्स या फिर रिडिस्काउंटेड बिल्स खरीद लिया है। तो वह अब अधिकार नहीं है उसे कोलेटरल जमा कराने का, इसीलिए कोलेटरल नहीं लिया जाता। क्लियर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 49 यह अधिकार देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक रेट के अंदर पैसा देने का। यह प्रोविजन किसके अंदर है, सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और तीसरी बात, आप बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि 2012 में इसे किसके साथ संलग्न कर दिया, इसे अलाइन किसके साथ कर दिया गया, एमएसएफ रेट के साथ। तो याद रखिएगा, अब आरबीआई अलग से बैंक रेट डिफाइन नहीं करती, बैंक रेट का जो दर है वो किसके साथ जोड़ दिया गया है, उसको अलाइन किसके साथ कर दिया गया है, एमएसएफ के साथ। ये एमएसएफ क्या होता है भी हम अगली स्लाइड में समझेंगे। चलिए, आई थिंक आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। देखिए, जो डेफिनेशन मैं आपको बताया हूं ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों कोलेटरल नहीं जमा लेती आरबीआई जब लॉन्ग टर्म पैसा देती है बैंक रेट के अंदर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज कीप इट इन माइंड। चलिए अगला पॉइंट आते हैं, अगले लैंडिंग में। तो देखिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए लैंड किया तो उसे क्या कहा गया, ओके चलिए, तो हमने अभी तक समझ लिया था कि जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और रेपो रेट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था। तो आज
उसी का रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो बैंक रेट से लेंगे, वहाँ पे कोलैटरल नहीं रखवाया जाता है। अब यदि बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया और उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, याद रखिएगा रेपो रेट में पैसा कब दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क होता है कि जब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया तो बैंक रेट में देंगे, और यदि मान लो पैसा खत्म हो गया और बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या ओवरनाइट फैसिलिटी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, एक रात के लिए पैसा चाहिए, तो किससे लेते हैं वो फिर रेपो रेट से। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट। तो रेपो को रीपर्चेजिंग क्यों कहा जाता है, अभी मैं जब आपको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बताऊंगा तब उसमें हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। चलिए तो अब हम आते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले बैंकों को जब पैसा चाहिए था आरबीआई ने सबसे पहले किस में दिया, बैंक रेट में दिया, लॉन्ग टर्म के लिए दिया। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो आरबीआई ने किस में दिया, रेपो रेट में दिया। रेपो रेट को ही क्या कहा जाता है, पॉलिसी रेट। इसके बारे में यदि आपको डिटेल जानना है तो आप वो वाला पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने रेपो रेट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो फिर यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म में पैसा लेके जाते हैं। अब आप सोचो कि लॉन्ग टर्म में भी पैसा ले लिया और उन्होंने बैंक, कमर्शियल बैंक्स ने, और शॉर्ट टर्म में भी पैसा ले लिया। इसके बाद भी यदि उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो लास्ट लैंडिंग रिसोर्ट है, याद रखना, सब इसके बाद आरबीआई पैसे नहीं देती कमर्शियल बैंक को, तो दैट इज कॉल्ड लास्ट लैंडिंग रिसोर्ट। आप ऐसा सोचिए कि आप अपने घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं कहीं पे, आपको महीने का खर्चा दिया आपके पिताजी ने, तो दैट इज लॉन्ग रेट, वो बैंक रेट हो गया। फिर आपने पार्टी वार्टी करके पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद आपके पिताजी ने फिर से आपको पैसा दिया शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसे कहा जाएगा रेपो रेट। पर आप सोचो कि यदि इसके बाद भी आपको उस पैसों की जरूरत है और आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई, तो जो लास्ट लैंडिंग रिसोर्ट है जिसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। याद रखना, आफ्टर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आफ्टर लैंडिंग बाय द गवर्नमेंट टू कमर्शियल बैंक, इसके बाद आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे नहीं देती। सबसे पहले बैंक रेट में, उसके बाद रेपो रेट में, उसके बाद एमएसएफ, उसके बाद आरबीआई लेंडिंग नहीं करेगी। तो एमएसएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए, एक बार डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। अ फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी, यानी रेपो रेट के बाद एडिशनल अमाउंट यदि चाहिए तो एमएसएफ से लिया जा सकता है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर कोटा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एसएलआर पोर्टफोलियो क्या होता है। तो देखिए मैंने जब आपको बताया था एसएलआर के बारे में तो आपको क्या समझाया था मैंने कि एसएलआर में हम पैसा किसमें रखते हैं, या तो पैसा कैश में होता है, या तो पैसा गोल्ड में होता है, या तो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। अब यहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पैसा होता है, इसे कभी भी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास या किसी के पास भी गिरवी नहीं रख सकती, क्योंकि वो एसएलआर का पैसा कभी भी कमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकती अपने उधार लेने के लिए, कहीं पे भी कोलैटरल रखने के लिए, वो उसको अपने पास ही रखना होता है। परंतु यदि एमएसएफ के अंदर पैसा चाहिए, यदि मान लीजिए एमएसएफ के अंदर पैसा चाहिए, तो एसएलआर कोटा के अंदर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसे भी गिरवी रखा जा सकता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहां पे फिर से डेफिनेशन को पढ़ो। ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू अ लिमिट ऑफ पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ एक लिमिट होती है, वो लिमिट कितनी है अभी आगे लिखा हुआ है। तो देखिए, दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। यदि मान लो कमर्शियल बैंक्स को अचानक कोई समस्या आ गई और उन्होंने ऑलरेडी रेपो रेट तक पैसा ले लिया है बैंक रेट और रेपो रेट से, तो किस में ले सकती हैं पैसा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, और एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से जब आप पैसा लेते हैं तो वो कम से कम होना चाहिए 1 करोड़ का, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1% ऑफ योर एनडीटीएल। जो भी आपका कुल जमा आता है, एनडीटीएल के बारे में मैंने आपको बताया था, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो भी कुल जमा आता है बैंकों के पास उसका 1%, उससे अधिक पैसा नहीं ले सकती एमएसएफ के अंदर। और न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। तो याद एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। सबसे पहले आरबीआई ने किस में पैसा दिया, बैंक रेट में, उसके बाद किस में दिया, रेपो रेट में। इन दोनों से पैसा जब ले लिया गया तो सबसे आखिरी में किस में दिया जाता है, एमएसएफ। एमएसएफ में यही फर्क होता है, बैंक रेट में कोलैटरल नहीं रखा जाता, रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। पर यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर कोटा के बियॉन्ड होती है, एसएलआर कोटा वाली नहीं होती है। एसएलआर कोटा में रखने के बाद जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बचती हैं उसको रेपो रेट में
उधार रख के रेपो रेट से पैसा लिया जा सकता है। परंतु यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खत्म हो गई। अब यदि आपको एमएसएफ में पैसा चाहिए तो आपको किस में डिप करना पड़ेगा? एसएलआर कोटा के अंदर रखी गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यूज करके आप एमएसएफ के अंदर भी पैसा ले सकते हैं। इसके बाद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसे नहीं देता, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो बोरोइंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की है, मैंने आपको तीनों बता दी। क्लियर है? चलिए यहां पे वैसे लिखा है, देखिए अप टू 1% ऑफ एनडीटीएल, मैक्सिमम लिमिट कितनी? अप टू 1% ऑफ एनडीटीएल। और मिनिमम रेपो रेट में कितना हो सकता, मिनिमम एमएसएफ में कितना ले सकते हैं आप? 1 करोड़ एमएसएफ में, सॉरी। क्लियर है? चलिए हाँ, और मैंने यहाँ पे एक चीज और आपको बताई थी, वो फिर से रिवाइंड करा देता हूं। जो बैंक रेट है उसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। अभी बैंक रेट को एमएसएफ के साथ मर्ज कर दिया गया। जो एमएसएफ का दर होगा वही आपके बैंक रेट का भी दर होगा। ये 2012 से इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले ऑपरेशन में आते हैं, अगले टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इन सभी हथकंडों का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। जैसे फिर से एग्जांपल देखो, सीआरआर को बढ़ाने से या घटाने से कहां फर्क पड़ेगा? मनी फ्लो में फर्क पड़ेगा। क्लियर है? लिक्विडिटी विद द बैंक, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अभी 4% से 3% किया गया तो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब कमर्शियल बैंक्स को कम पैसा जमा करना है आरबीआई के पास, तो उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आप जब सब कम करते जाएंगे, सपोज आपने सीआरआर, एसएलआर ये सब कम किया, तो आपका मनी फ्लो इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होगा। लिक्विडिटी क्रंच का सॉल्यूशन है ये। क्लियर है? अब उसी कड़ी में जो अगला स्टेप है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है खुला बाजार नीति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बड़े ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा। इसीलिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पे देखिए क्या लिखा है। डेफिनेशन पे लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई और द सेंट्रल बैंक। तो सेल एंड परचेज ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है अभी मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब। और उसका सेलिंग एंड परचेजिंग होता है किसके अंदर? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव, ओएमओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन दैट इज ओएमओ इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तब वो खरीदी का काम करती है। क्या खरीदती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है और बदले में क्या देती है बैंक को? तरलता, पैसे, लिक्विडिटी। वही लिक्विडिटी वो फर्दर लोन के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? यानी जब बैंकों को, जब रिजर्व बैंक चाहती है कि क्या इंक्रीज हो, मनी सप्लाई इंक्रीज हो, तब वो क्या करती है? परचेजिंग करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है? परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जब आप उल्टा सोचिए, जब आपको लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करेगी। अभी क्या होता है परचेजिंग सेलिंग, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बने रहिए। देखिए ध्यान से, देखिए कंट्रोल इन्फ्लेशन, पहले ये वाला पॉइंट समझते हैं। वैसे अभी यही परिस्थिति, अभी ये वाली परिस्थिति चल रही है, तो इसे बाद में समझेंगे, करंट के फॉर्म में लेकर के बताऊंगा। पहले आप ये वाला सिचुएशन समझिए। देखिए इन्फ्लेशन मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक्स बहुत सारा पैसा फ्लो कर रहे हैं मार्केट में, यानी मार्केट में किसकी सप्लाई ज्यादा हो गई? मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई। मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो लोगों की डिमांडिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी वस्तुओं का डिमांड करना चालू करेंगे तो वस्तुएं महंगी होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं, सबके पास पैसा है, लोन आसानी से मिल रहा है। और पैसा ज्यादा है तो मनी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। यही परिस्थिति यदि ज्यादा रही तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10-12% हो जाएगा, तो चीजें अत्यधिक महंगी हो जाएंगी, आम आदमी के पहुंच से बाहर चली जाएंगी। इसीलिए आरबीआई इंटरफेयर करती है इसमें, क्या अडॉप्ट करती है नीति? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ध्यान से देखिए, तो कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत पैसा है, यानी मार्केट में क्या आ गया? इन्फ्लेशन। अब आरबीआई चाहती है कि ये जो भी पैसा है ये पूरा स्क्वीज आउट होकर के पूरा मार्केट से सक करके अपने पास ले ले। तो आरबीआई क्या करेगी? यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी? बेचेगी, सेल करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेगी? सेल। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो बदले में क्या लेगी? रुपए। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास जा रही है? देखो सेंट्रल बैंक से किसके पास गई? कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक ने बदले में क्या दिया? लिक्विडिटी, पैसा। किसके पास चला गया पैसा? आरबीआई के पास। मतलब
मार्केट में से तरलता है कि जब मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन आया या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, सेल करेगी। क्या सेल करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बदले में पूरा पैसा कमर्शियल बैंक किसको दे देगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्यों कमर्शियल बैंक्स क्यों परचेज करेंगी? तो दो उसके कारण है। पहली बात तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ब्याज अच्छा खासा मिलता है, ताकि तो आरबीआई हमको आकर्षित करती है कि आप मार्केट में लोन देने से अच्छा हमारे पास इन्वेस्ट करिए, एंड दैट इज ऑल्सो सेफ इन्वेस्टमेंट। लोन देने से हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना अनिवार्य है। और प्लस एक चीज और होती है कि कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं होता कि पूरा पैसा है और पूरा लोन चला गया, हमेशा उनके पास आइडल मनी होता है, तो वही पूरा मनी कौन सा अकाउंट कर लेती है? आरबीआई। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि जब कंट्रोल इन्फ्लेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है और बदले में क्या ले लेती है? पैसे, लिक्विडिटी। क्लियर है? तो इसके कारण पूरे मार्केट से जो एक्सेस लिक्विडिटी वो स्क्वीज आउट हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। चलिए आगे। तो लो मनी सप्लाई, ये देखिए लो मनी सप्लाई, क्योंकि मनी का सप्लाई क्या हो गया? कम हो, क्योंकि पूरा पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। और जब मनी का सप्लाई कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोग लोन कम लेंगे, अगेन मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो ये जो पूरा राइट हैंड साइड हमने पढ़ा डायग्राम का, ये क्या कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन। आई थिंक अब आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग करने का मतलब क्या होता है। चलिए अब पल्ले साइड आते हैं, दूसरे साइड आते हैं, रिसेशन। जैसे अभी की परिस्थिति सोचो, अब ऐसा सिचुएशन सोचो, यहां पे मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। अब मान ली कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है, पूरी गरीब है बैंक, ना इनसे कोई लोन ले रहा है जाकर के, तो मार्केट में भी किसी के पास पैसा नहीं है, पूरा लिक्विडिटी क्रंच आ गया, रिसेशन आ गया, यानी डिफ्लेशन की सिनेरियो आ गया, डिफ्लेशन से रिसेशन में हम लोग शिफ्ट होने लगे। अब ऐसी ये परिस्थिति तो इन्फ्लेशन से ज्यादा घातक है। इन्फ्लेशन तो चलो चलेगा, बट ये डिफ्लेशन और रिसेशन तो और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भी सॉल्यूशन किसके पास है? आरबीआई के पास। अब देखिए आरबीआई चाहती है कि ये पैसे क्या करे, जो उसके पास पैसे हैं वो क्या करे, नहीं है तो छापेगी, नए पैसे छापेगी, और पैसे किसको फ्लो करेगी? रिजर्व बैंक किसको फ्लो करेगी? कमर्शियल बैंक को। क्लियर है? और बदले में कमर्शियल बैंक से क्या परचेज करेगी? खरीदेगी। देखिए सामान खरीदेगी। आप ऐसा सोचो, मिठाई खरीदोगे, बदले में पैसा दोगे? नहीं दोगे। तो यहां पे खरीदती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करती है? परचेज करती है, और बदले में पूरी लिक्विडिटी कहां फ्लो करती है? कमर्शियल बैंक्स में। इसलिए पहला लाइन पढ़िए आप, इट परचेजेस व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, यानी टू सॉल्व द डिफ्लेशन सिनेरियो, to overcome the recession, to control the recession, it wants to increase the money supply by purchasing government securities. Government securities purchase करेगी और पूरा तरलता कहाँ फ्लो हो जाएगी? मार्केट में। तो जस्ट इसका उल्टा। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास जा रही हैं? कमर्शियल बैंक से खिंच के किसके पास जा रही है? सेंट्रल बैंक, यानी परचेज कर रही है, और बदले में स्क्वीज आउट नहीं कर रही है, इन्फ्यूज कर रही है। मनी को क्या कर रही है? फ्लो को क्या कर रही है? इन्फ्यूज कर रही है। तो हाई मनी सप्लाई हो गया, मनी सप्लाई ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो लोग व्यापार करेंगे, यानी जो रिसेशन का था दौर वह खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको खुला बाजार नीति या ओपन मार्केट ऑपरेशन अब एकदम समझ आ गया होगा। एक लाइन में मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जब यहां पे इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करती है? सेलिंग करती है। क्लियर है? आरबीआई क्या करेगी? बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और जब रिसेशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी और बदले में पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी यहां लिखा हुआ आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, और अभी तक हम लोग क्या कौन कौन से टॉपिक कवर के लिए मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। रेपो रेट में मैंने आपको लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन भी बताया था, LTRO, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये दो लैंडिंग हो गई। उसके बाद हमने देखा लास्ट लैंडिंग रिसोर्ट। लास्ट लैंडिंग रिसोर्ट के नाम से ही क्वेश्चन पूछा है कई बार, MSF, इन दोनों का डिफरेंस भी हमने देखा। यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो किस कोटा के अंदर आती है? SLR कोटा के अंदर। यहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो बियॉन्ड SLR कोटा है, बियॉन्ड SLR कोटा। क्लियर है? तो हमने बैंक रेट समझा, हमने रेपो रेट समझा, हमने MSF समझा। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सब याद रखिएगा, ये सब किसके टूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी से। यानी इन सब के थ्रू आरबीआई क्या कंट्रोल करती है? मनी फ्लो को रेगुलेट करती है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है।
चले आगे। अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और ये आज इस वीडियो का लास्ट सेशन टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका महत्व आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन दोनों को साथ में समझेंगे। क्लियर है? तो देखिए, LAF मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब तरलता होती है, और एडजस्टमेंट मतलब यदि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहीं से पैसे ले आऊं। सपोज मैं कमर्शियल बैंक हूं, इफ आई डोंट हैव मनी सो आई विल गो एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यदि मेरे पास ज्यादा पैसा है, देखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब कम पैसा है तो मांग लो, और ज्यादा पैसा है तो जाके जमा कर दो। सपोज मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास एक्सेस पैसा है, वो पैसा मैं लोन में फ्लो नहीं कर पा रहा हूं, लोन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो उस पैसे को मैं किसके पास जमा कर दूंगा? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक के पास जाके जमा कर दूंगा। तो एक हिसाब से मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूं? अपनी तरलता को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ना ज्यादा होने दे रहा हूं ना कम होने दे रहा हूं। तो ये दो तरीके होते हैं अपने लिक्विडिटी एडजस्ट करने के, इसीलिए इन्हें साथ में कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। किन दोनों को? रेपो और रिवर्स रेपो को। क्लियर है? तो रेपो तो आपने समझ लिया था। देखिए, रेपो का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। रेपो का मतलब होता है रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। क्लियर है? ये इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पहले यहीं पे मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी मतलब बताता हूं। तो देखिए क्या है, और रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा, रिवर्स ऑफ रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। रिवर्स ऑफ रीपरचेजिंग एग्रीमेंट, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग। तो पहले हम रिवर्स रेपो तो हम कर चुके हैं, पहले हम रिवर्स रेपो का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल लिक्विडिटी। डेफिनेशन यहां लिखा है, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। यानी आप कह सकते हो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव मनी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो उनके पास एक्सेस मनी है उसको पार्क करते हैं वो किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। यदि आप रेपो को देखोगे, रेपो में क्या होता है? कौन पैसे देता है? आरबीआई पैसे देती है किसको? कमर्शियल बैंक को। और रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक पैसे किसको देती है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्लियर है? ये याद रखिएगा। यहां पे लैंडिंग इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिवर्स रेपो में लैंडिंग इज डन बाय कमर्शियल बैंक। दे पार्क देयर एक्सेस मनी। यहां लैंडिंग यूज गलत होगा, यहां पे हम बोलेंगे द रेट एट विच आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पार्क्स देयर एक्सेस मनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो। क्लियर है? अब रेपो और रिवर्स रेपो को हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि दो तरीके से समझना पड़ेगा इसे, फ्लो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ लिक्विडिटी। इन दोनों तरीके से हम समझेंगे दोनों टॉपिक, दोनों फंडों को, रिवर्स रेपो और रेपो को। तो सबसे पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है। तो देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसे चाहिए होते थे, पहले मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए होते थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती थी, बोलती थी भैया हमको पैसे चाहिए। आरबीआई बोलती थी मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलते थे छाप दो पैसा और हमको दे दो। ये उनका रवैया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब ऐसे यदि काम होगा तो आप तो मतलब पैसे मांगते जाओगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। तो फिर आरबीआई ने बोला अब आपको ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। अब यदि आपको हमारे लिए पैसे चाहिए हमसे, सपोज आपको हाईवे बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो भैया आप NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सिक्योरिटी लाके जमा करो हमारे पास। उसमें पूरा लिखा होगा उसमें कि आप हमें 10% का ब्याज, जो भी जितने % का ब्याज दोगे, 4 साल का समय है, उसके बाद आप ब्याज के सहित ये पूरा पैसा वापस करोगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक दायित्व आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, एक भार आ गया कि हमें सोच समझ के पैसा लेना है और उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये जो सिक्योरिटी जमा करवाई ना आरबीआई ने, इसे को ही कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दी? आरबीआई को। फिर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बेचता है? कमर्शियल बैंक को। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बेचता है? कमर्शियल बैंक को। फिर कमर्शियल बैंक यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक को बेचती है। जैसे मैंने NHAI के बॉन्ड ले रखे हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हाईवे बनाने के लिए पैसा चाहिए था, उसने आरबीआई से लिया, आरबीआई ने दे दिया। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको भेज दी? कमर्शियल बैंक को। और कमर्शियल बैंक ने किसको दे दी? पब्लिक को। अब मुझे 10 साल के बाद पूरे ब्याज के सहित पैसा मिलेगा। इससे मेरा फायदा ये होगा कि इसमें मेरे को टैक्स नहीं लगता। क्लियर है? तो पहली बात, जो भी इनकम होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं भी मोटिवेट हो गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन रिलीज करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फ्लो देख लो आप, आरबीआई के पास गया, फिर कमर्शियल बैंक के पास गया, फिर किसके पास गया? पब्लिक के पास। तो ये हमें इस वाले फ्लो से मतलब है, द फ्लो बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए,
तो ये फ्लो होता है। लेकिन जब अभी फ्लो क्या चल रहा है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दी? कमर्शियल बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई हैं। अब कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए यदि पैसे चाहिए तो किस में जाएंगे? वो रेपो में। तो रेपो में क्या होगा? रेपो रेट में, याद रखना मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको देगी? आरबीआई को। यानी फ्लो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे हुआ? फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई, और आरबीआई बदले में क्या देगी उन्हें? पैसा। तो इसीलिए अब आप रेपो का फुल फॉर्म देखिए, रीपरचेजिंग। रीपरचेजिंग क्लियर है? यानी आरबीआई एक एग्रीमेंट साइन करती है कि जो मैं आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही हूं उसे आप कुछ समय के बाद ब्याज के सहित वापस मेरे से खरीदेंगे। कमर्शियल बैंक उस एग्रीमेंट को साइन करती है, तो उस एग्रीमेंट को क्या आ गया? रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। तो रीपरचेजिंग एग्रीमेंट मतलब वो है एग्रीमेंट जिसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक्स जमा करती क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये वादा करती है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी ब्याज के सहित छुड़वा के ले जाऊंगी, जो भी पैसा मैंने लिया है आपसे प्लस इंटरेस्ट मैं आपको दूंगी, और पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप मुझे वापस करेंगे। तो फ्लो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर रेपो रेट यदि ध्यान से देखा जाए तो कमर्शियल बैंक से किसके पास जा रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास। और रिवर्स रेपो में यदि आप देखोगे तो रिवर्स रेपो में ध्यान रखना, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास जमा करती है? कमर्शियल बैंक के पास। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फ्लो कैसे हो रहा है? रेपो रेट में। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जा रही है आरबीआई के पास, और रिवर्स रेपो में आप देखोगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से किसके पास जा रही है? कमर्शियल बैंक के पास। और इसका पूरा उल्टा किसमें होता है? रिवर्स रेपो और रेपो एक दूसरे का उल्टा। मनी फ्लो को ध्यान दो। मनी फ्लो में यदि आप ध्यान दोगे तो आरबीआई पहले किसको पैसा दे रही है? कमर्शियल बैंक को। ये हो गया रेपो रेट। और रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक किसको पैसा दे रही है? आरबीआई को। क्लियर है? तो मनी फ्लो इसका जस्ट उल्टा होता है। मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी फ्लोज फ्रॉम रिजर्व बैंक टू सेंट्रल बैंक अंडर रेपो रेट, और रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक पैसा किसे देती हैं? आरबीआई को। आरबीआई मांगती नहीं है, आरबीआई बोलती है कि मैं आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी, तो ये आकर्षित हो जाते हैं और अपना पूरा पैसा ले किसके पास पार्क कर देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो आई थिंक अब आपको फुल फॉर्म मतलब समझ आ गया होगा कि रेपो रेट को रीपरचेजिंग एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन शॉर्ट में बता दूं कि वो साइन लेती है, आरबीआई आपको साइन लेती है, आपको एग्रीमेंट बना के देना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप मेरे पास जमा कर रहे हो उसे आप ब्याज भी दोगे और जो आपका मूलधन है वो भी चुकाओगे और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेके जाओगे, तभी हम आपको पैसा देंगे। और ये सब हम किस में करेंगे? रेपो रेट में। रेपो इज अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग, ओवरनाइट लेंडिंग। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि रेपो और टर्म रेपो में क्या फर्क होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। चलिए अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ रेपो एंड रिवर्स रेपो कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फ्लक्चुएशन होने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, कई एग्जाम में आया हुआ है ना, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कई जगह पूछा है। तो याद रखना रेपो को और रिवर्स रेपो को, दोनों को यदि आप बढ़ाओगे तो क्या कंट्रोल होता है? इन्फ्लेशन। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, थोड़ा सा ध्यान देख के समझिए। दोनों को बढ़ाने से क्या कंट्रोल होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल होता है। कैसे? ध्यान दो। तो देखो रेपो मतलब क्या होता है? वह दर जिससे आरबीआई पैसे दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। अभी जैसे मान लो आरबीआई कहता है कि आप मेरे से 100 रुपए लेकर के जाओ और 1 साल के बाद 102 रुपए लेना, तो कमर्शियल में बोले रहे इतना सस्ता है, हम तो पूरा पैसा लेके जाएंगे। तो पूरा पैसा लेके जा रहे हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई इनके पास। अब आरबीआई चाहती है कि पैसा ना ले, क्योंकि यही लिक्विडिटी आगे किस में घुमा रहे हैं? ये लोन में देकर के पूरे मार्केट में ये इन्फ्लेशन ला रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि अब आप यदि 100 रुपए लेकर के जाओगे तो आपको हमें 150 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक क्या हो जाएंगे? डीमोटिवेट हो जाएंगे और पैसा लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो पैसा लेना बंद या कम यदि करेंगे तो जो इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा था वो कम हो जाएगा। यानी आपने नल को बंद कर दिया है। जो इनफ्लो ऑफ मनी ले रहे थे ये आसानी से कमर्शियल बैंक जो ले रहे थे पैसा आरबीआई से, अब वो मुश्किल हो क्योंकि ब्याज ज्यादा है। तो जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो कमर्शियल बैंक गेट डीमोटिवेटेड, दे गेट डीमोटिवेटेड फ्रॉम बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से पैसा लेने में वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और इसके कारण मार्केट में पैसा नहीं जाता। सो इन अ वे इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी कंट्रोल्स गेट कंट्रोल्ड। समझ आई बात? क्लियर है? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। परंतु अभी भी एक दिक्कत बाकी है। चलो और बाहर और एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। अभी भी कमर्शियल बैंक यदि देखेगी तो उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये पैसा भी आपको खींच के ले आके आरबीआई के पास देना है। तो हमने पहला पॉइंट तो समझ लिया कि रेपो रेट बढ़ाने से
कमर्शियल बैंक डिमोटिवेट हो जाती है, पैसा नहीं लेती, तो मार्केट में तरलता नहीं जाती। अब जो मार्केट में मौजूद तरलता है, द प्रेजेंट लिक्विडिटी, उसको भी क्रंच आउट, उसको भी आपको स्क्वीज आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो। तो ध्यान से सुनना, यदि मान लो आरबीआई कहती है, देखो कमर्शियल बैंक का काम है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। यदि मान लो कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है और लोन में घुमाते हैं तो उनको मिलता है 110 करोड़, लेकिन लोन में घुमाने से पूरा पैसा मार्केट में चला गया, इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है। अब आरबीआई चाहती है कि ये पूरा पैसा जो इनके पास है ये मेरे पास आ जाए। तो आरबीआई क्या बोलेगी, आपको मार्केट में 100 करोड़ मिल रहे हैं ना, आप एक काम करो, हम 120 करोड़ देंगे। यानी उन्होंने क्या बढ़ा दिया, अपना रिवर्स रेपो बढ़ा दिया। जो रेट मिल रहा है, रिजर्व बैंक जो रेट दे रही है उस इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो ये पूरा क्या करेंगे, ये पूरा पैसा लाके किसके पास जमा कर देंगे, आरबीआई के पास। यानी मार्केट में पैसा नहीं गया, जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी वो भी पूरी स्क्वीज आउट हो गई, किसके पास आ गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। पहले क्या हो रहा था, पहले ये बोल रहे थे कि आप 100 रुपए दोगे तो हम आपको 101 रुपए वापस करेंगे, और मार्केट में कितना मिल रहा था, मान लो 110, तो पूरा पैसा मार्केट में फ्लो करेंगे क्योंकि इनको प्रॉफिट चाहिए। अब आरबीआई ने बोला कि हम 120 देंगे, तो अब ये 110 को छोड़ करके 120 के पास जाएंगे, तो पूरा पैसा किसके पास आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब रिवर्स रेपो को बढ़ाया जाता है तो जो कमर्शियल बैंक है वो मोटिवेट हो जाते हैं और अपना पूरा पैसा दे स्क्वीज आउट ऑल देयर लिक्विडिटी, दे डिपॉजिट ऑल देयर एक्सेस लिक्विडिटी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि दोनों को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, मार्केट में मनी का जो सप्लाई एक्सेस है वो कंट्रोल हो जाता है। बट अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों को कम किया जा रहा है, रेपो को भी कम कर रहे हैं हम और रिवर्स रेपो को भी कम कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो देखिए रेपो रेट को हम लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस ट्रेंड को फॉलो करिए। रेपो रेट को लगातार क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। और ऐसा अभी से नहीं चल रहा, ऐसा 2019 से चल रहा है और ये कई क्वार्टर तक, अभी रिसेंटली सबसे न्यूनतम किया गया 4.4%। इसका क्या हिंट है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे रेपो रेट को कम करेंगे हम, वैसे वैसे कमर्शियल बैंक्स मोटिवेट होंगे, क्लियर है, मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, कहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो याद रखना, रेपो रेट को जब बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जब हम रेपो रेट को कम करते हैं तो आरबीआई चाहती है कि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूं, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और जब डिफ्लेशन होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये कैसे करेंगे एक बार आप खुद से सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि डिफ्लेशन कम करने के लिए दोनों को क्यों कम किया जाता है। थोड़ा खुद का ब्रेन स्टॉर्म करके सोच के बताइएगा। अच्छा, अब एक चीज और, जो लेटेस्ट फिगर है वो हम एक बार ध्यान से देख लें। तो देखिए अभी सबको कम किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो 4% हमारा जो था CRR था उसको कम कर दिया गया। अभी देखोगे तो लगभग 21.75% हमारा SLR था, उसको कम करके 18 कर दिया गया। रेपो रेट को भी कम कर दिया गया, 5.25% था, अभी उसे 4.4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो को भी कम कर दिया गया है। MSF बैंक रेट सब कम हो गए। तो ये सब कम करने का उद्देश्य क्या है, ताकि मनी सप्लाई क्या हो, बढ़े। जो अभी एक लॉकडाउन के कारण एक जो क्रंच आ गया इकोनॉमी में, उससे रिजॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहा जाता है, क्लियर है, रेपो रेट को ही क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये लेटेस्ट फिगर आप याद रखिए, और ये ट्रेंड यदि पूछा जाए, क्योंकि कई बार जो एसएससी और यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रेंड पे पूछे जाते हैं, तो आपसे ट्रेंड पूछा जा सकता है कि क्या पिछले कई क्वार्टर से, पिछले 3 क्वार्टर से क्या रेपो रेट में निरंतर कमी आई है। तो देख करके आप कह सकते हो हाँ निरंतर कमी आई है। तो क्यों आई है उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, दिस वीडियो। और आज हम लोगों ने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट किया है। याद रखिएगा ये मैंने क्वांटिटेटिव टूल कराया है, अगली क्लास में मैं क्वालिटेटिव टूल करा करके अगले टॉपिक में प्रोसीड करूंगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट के, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए अपने फीडबैक। वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, बट आई वांट फीडबैक्स, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।